तो कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि बूढ़ा भगत अपने बेटे को ले करके, बीमार बेटे को ले करके डॉक्टर चड्ढा के यहाँ पहुँचा था। और डॉक्टर चड्ढा खेलने चले गए थे और वो उसके बेटे को देखने से मना कर दिए। और देखने से जब मना कर दिए तो वो ले करके अपने घर चला आया और उसी रात उसका बेटा जो है 7 साल का बच्चा वो स्वर्ग सिधार गया। अब अगला दृश्य देखिए। करेक्ट, कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। मतलब डॉक्टर चड्ढा को खूब यश और खूब धन मिला, बहुत साल बीत गए, लेकिन इसके साथ ही वह स्वास्थ्य की रक्षा भी की। धन कमाने के साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा किए, जो एक असाधारण बात थी। एक असाधारण बात कहने का मतलब है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा तब करना शुरू करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। जब डॉक्टर बता देंगे कि अब आपको ये बीमारी हो गई है, आप ये परहेज कीजिए, तब हम परहेज करते हैं। नहीं तो उससे पहले हम परहेज नहीं करते, उससे पहले हम जो है योग नहीं करते, उसके पहले हम व्यायाम नहीं करते। जब डॉक्टर बताएंगे कि अब आपको जो है ये करना है, तब आप करना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा डॉक्टर चड्ढा में नहीं था। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। मतलब उनकी उम्र जो है वो 50 की हो गई थी, लेकिन फिर भी देखने में वो ऐसा लगता था कि अभी बिल्कुल नवयुवक अभी नवयुवक हैं। उनके हर काम का समय नियत था। मतलब जो भी काम वो करते थे, उनके हर काम का समय निश्चित था। वो अपने समय से एक पल भी आगे पीछे नहीं होते थे। कह रहे हैं कि इस नियम से वो जौ भी ना टलते थे। जौ भी मतलब बहुत थोड़ा समय, बहुत पल भर का समय भी वो नहीं टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। मतलब हम लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन तब शुरू करते हैं कि जब हम रोगी हो जाते हैं, तब हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का पालन तब हम करते हैं जब हम रोगी हो जाते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उपचार और संयम सबसे आवश्यक है मानव जीवन में। संयम रखना ही सबसे जो है आवश्यक है। तो ये गुण डॉक्टर चड्ढा के पास था। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। मतलब उनके पास भी जो है लंबा परिवार नहीं था, उनके पास भी छोटा सा परिवार था, 2 बच्चे थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। मतलब कि उनकी पत्नी भी देखने में अभी चुस्त दुरुस्त जो है वो दिखाई पड़ती थी। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। लड़की का विवाह हो गया था, लड़का अभी पढ़ाई कर रहा था, वो कॉलेज में पढ़ता था, और उसी को देख करके वो जीते थे, वही उनके जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। मतलब कि देखने में बड़ा सुशील, बड़ा सभ्य लड़का दिखाई पड़ता था, और उसी की आज जो है 20वीं सालगिरह थी। मतलब आज वो 20 साल का हो गया था, उसी का जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था। संध्या का समय था, हरी भरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। मतलब कि डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जो है शहर के जितने बड़े बड़े हाकिम हुकुम थे, बड़े लोग थे, रईस लोग थे, सभी निमंत्रित थे, सभी लोग आए थे। और उसके साथ जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी उस पार्टी में थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद के सामान जमा था। मतलब कि बिजली का प्रकाश पूरे मैदान में फैला हुआ था,
और मनोरंजन के तमाम संसाधन भी वहाँ एकत्रित किए गए थे। प्रहसन, एक छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन एक तरह का नाटक होता है, एक छोटा सा नाटक होता है, तो वही एक प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, मतलब डॉक्टर का बेटा, उसका नाम कैलाश नाथ था और वो प्रहसन खुद लिखा हुआ था और वही मुख्य एक्टर भी था, मतलब उसका अभिनेता जो है, मुख्य अभिनेता वही कैलाश नाथ था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। जो मित्र लोग आ रहे थे उनकी सेवा, उनके सेवा सत्कार में, उनके देखभाल में वो लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना, कोई उधर से बुलाता, कैलाश उधर ही रहोगे, मतलब कि इधर आता था तो लोग उधर कहते क्या उधर रहोगे, उधर जाता तो इधर लोग कहते क्या उधर ही रहोगे, मतलब सभी लोग उसको बुलाते थे। कैलाश क्या उधर ही रहोगे, सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे, सभी लोग उससे जो है हंसी मजाक करते थे। बेचारे को जरा दम मारने की भी अवकाश ना मिलता था, मतलब उसे थोड़ा भी समय नहीं मिलता था कि वो बैठ जाए, वो मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर बोली, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। एक रमणी, एक सुंदरी, एक युवती उसके पास आकर के बोलती है कि हे कैलाश, आपके सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। कहती है, कहता है कि समय जो है अभी फुर्सत नहीं है, मैं आपको कल सांप दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो, मतलब कि रोज तुम कल कल करते हो, अब आज मैं मानने वाली नहीं हूँ, आज मैं सांप को बिना देखे नहीं रह सकती। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए, दोनों एक साथ पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। कैलाश जो था वो सांपों को पालने का शौक रखता था, उसको खिलाने का शौक रखता था, उसको नचाने का शौक रखता था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे, उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। तरह तरह के सांप जो है वो पाल करके रखा था और उसके चरित्र और स्वभाव की वो परीक्षा करता रहता था। थोड़े ही दिन हुए थे कि विद्यालय में उसने सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था, सांप को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। एक थोड़े समय पहले उस अपने कॉलेज में वो सांप पर एक व्याख्यान दिया था और सांपों को नचा करके भी दिखाया था। उसको देख करके प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान भी दंग रह गए थे, उनको भी आश्चर्य हुआ था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था, प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। ये सांप को पालने की, रंधाने की, खिलाने की जो विद्या थी, कला थी, वो एक सपेरे से, बूढ़े सपेरे से उसने सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भी मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। उसे कहीं पता चल जाए कि किसी के पास सांप से बचाव के लिए कोई जड़ी बूटी है तो वो है उसको ले करके ही मानता था, उसको जो है वो नहीं छोड़ता था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था, मतलब इस तरह से वो हजारों रुपए की जड़ी बूटी एकत्रित कर चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। मृणालिनी उसके घर कई बार आई थी लेकिन सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक कभी वो नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, ये वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। लेखक कह रहा है कि ये कह नहीं सकते हम कि सांपों को देखने की उसकी उत्सुकता सचमुच जागृत हुई थी या वो कैलाश पर अपने जो है अधिकार का प्रदर्शन कर रही थी।
पर उसका आग्रह बेमौका था। लेकिन उसका जो आग्रह था, सांप को देखने का जो आग्रह था, वह उचित समय पर नहीं था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे। रात के समय उन्हें छेड़ा जाना बिल्कुल बुरा लगेगा। इस बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। रात के समय सांपों को छेड़ा जाना, उन सांपों को कितना बुरा लगेगा, उसको जरा भी ध्यान नहीं आया। वह उसको जो है एक बार भी नहीं सोची कि सांप देख करके कितने जो है चौंकेंगे, कितने जो है परेशान होंगे। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह ना मिलेगी। कैलाश उससे बार बार आग्रह करता है कि नहीं, मैं कल दिखा दूंगा, आज उस कमरे में तिल रखने के लिए जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग जमा हैं, काफ़ी लोग एकत्रित हैं, और वहाँ जो है काफ़ी भीड़ लग जाएगी, और भीड़ को देख करके सांप जो है वो बहुत चौंकेंगे। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल। मिस गोविंद हरगिज ना मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। अब वहाँ जो मित्र लोग थे वो उसकी जो है उस मृणालिनी को, उसकी जो सहपाठी थी, उसको और चढ़ाने का, उस पर एक एक रद्दा जो है चढ़ाने का, उसको भड़काने का काम करना शुरू कर दिए। कोई कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए जो है इतना टाल मटोल कर रहे हो। दूसरे महाशय ने रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। मतलब वो कहती है, दूसरे महाशय कहते हैं कि अगर दूसरी कोई सुंदरी होती तो इसी बात पर वो बिगड़ जाती, वो आपसे कभी बात न करती। लेकिन ये इतनी सीधी, इतनी भोली है, जिसके कारण आप इतना टाल मटोल कर रहे, साफ नहीं दिखा रहे हैं। तीसरे महाशय ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला ये कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि इस सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, बोली, आप मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। इस वक्त मैं सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। मतलब उसने देखा कि ये जो उसके साथ रहने वाले मित्र हैं वो उसको जो है और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हमें सांपों को देखना ही नहीं है, चलो छुट्टी हुई, मैं इस समय सांप नहीं देखूंगी। आगे कहते हैं कि इस पर मित्रों ने ठहाका लगाए। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए तो भी। मतलब किसी ने कहा, कटाक्ष करते हुए कहा कि आप तो देखना सब कुछ चाहें, लेकिन कोई दिखाए तब तो आप देखेंगी, कोई दिखाएगा ही नहीं तो आप देखेंगी क्या। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रेत भोज समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ। उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जा करके महुअर बजाना शुरू किया। वह जैसे ही प्रेत भोज समाप्त हुआ, वो तुरंत मृणालिनी को अपने साथ और मित्रों को ले जा करके सांपों के दरबों के सामने ले गया, और वहाँ महुअर जो है बजाना शुरू किया। महुअर जानते हैं ना, बीन, वही बीन जो है बजाना शुरू किया। एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। एक एक दरबा खोलता था और उसमें से एक एक विषैले सांपों को वो निकालता था। क्या वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन की एक एक भाव को समझते हैं। मतलब सांप जो है, ऐसा लगता था कि वो शायद उसकी हर बातों को समझते हैं। आगे कह रहे हैं कि किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, और किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती थी कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। वह बार बार जो है उसको मना करने लगी कि नहीं, उनको गर्दन में न डालो, उनको हाथ में न, जरा दूर से दिखा दो, जरा नचा दो। कैलाश के गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ में ही सांप दिखाने के लिए कहा। मगर कैलाश एक ना सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह भला कब चूकता। एक मित्र ने टीका किया, दांत तोड़ दिए होंगे। मतलब कि वह ऐसा अवसर पा करके वह एक एक
सांप को उठा करके अपनी गर्दन में लपेटा हुआ, हर तरह से अपनी सर्प कला का प्रदर्शन वो कर रहा था। और तो एक मित्र ने कहा कि दांत तोड़ दिए होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए, इसके कांटे का मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। मतलब वह जो है सबसे विषैले सांप को पकड़ा और उसको कहा कि इससे विषैला सांप मेरे पास अब नहीं है, कहिए तो मैं इसके दांत आपको दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है दांत इसके जो है बचे होंगे, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़ कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं है तो वह हरगिज नहीं काटेगा। मतलब वह बताया कि सांप बहुत जानकार प्राणी है, अगर वो जान जाए कि इस आदमी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो उसको काटेगा नहीं। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर अब इस वक्त भूत सवार है तो वह यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, मैं भी आज कोई चीज़ सुनाऊंगी। मतलब उसने जो है ये इसलिए कि यहाँ से ये चले, सांपों को गर्दन से जो लिपटाए हुए उसको निकाल दें। तो इस तरह से सांप के दांत दिखाने के लिए जब वो जिद करने लगा कि नहीं अब आप देख करके ही मानिए, तो वो सोचती है कि यहाँ से चलें तो ये जो है अपना छोड़ देंगे। तो कह रहे हैं कि सांप को पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था, उसकी समझ में ना आता कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। शायद उसे भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। मतलब सांप जो है ये समझा कि शायद ये मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिए, उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो वो आकर देख लें। आया विश्वास या आप भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे तो चकित रह गए, प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहा। मित्रों ने दांत देखे तो वह जो प्रत्यक्ष दांत दिखाई पड़ रहा तो वहां आप शंका या इसके दांत तोड़ दिए गए ऐसी धारणा की कहीं कोई जगह नहीं थी। आगे कह रहे हैं कि मित्रों का शंका समाधान करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। मतलब कि इतना गला उसका इतना तेज दबाए थे, जैसे ही वह उसको लगा कि शायद ये मार डालना चाहते हैं तो वह आत्मरक्षा के लिए तैयार था। जैसे ही गर्दन ढीली किए उसको जमीन पर रखना चाहे, तुरंत वह काला गेहूं उसकी उंगली में काट लिया और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज के दराज में एक जड़ी रखी थी जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मतलब वो कमरे के दराज में अपने कोई जड़ी रखा हुआ था, तो वो दौड़ करके वहां गया कि उसको लगाने से जो है विष रफू हो जाता है, तो वो वहाँ पहुंचा। तो आज यहीं तक, आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।